हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो टेस्ट है हमारा वो होने वाला है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, या फिर बोले हम लोग क्रशिंग वैल्यू टेस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्या ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के पीछे, या क्या मकसद है हमारा, क्यों इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, कैसे हम इस टेस्ट के लिए सैंपल्स बनाएंगे, कौन कौन से एपरेटस की हमको जरूरत लगने वाली है, क्या इस टेस्ट का प्रोसीजर होने वाला है, क्या इसके रिजल्ट रहेंगे, क्या इसके कंक्लूजन होने वाले हैं, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड इस टेस्ट के अंदर यूज होता है। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टेस्ट को अपनी लैब के अंदर जरूर परफॉर्म करके देखें, क्योंकि इस टेस्ट को आप जैसे ही अपनी लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिकतर इंटरव्यूज में या फिर और जगह इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं क्या है, टू डिटरमाइन द क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब दोस्तों, ये कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, तो कोर्स एग्रीगेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सीधी सिंपल सी बात है कि आपसे कोई पूछता है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट को हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं, तो इसको परफॉर्म करते हैं दोस्तों जिससे कि हम जो कोर्स एग्रीगेट रहता है उसके लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकाल सके। क्या बोला? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एसीवी का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। निकालने के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो पहला सवाल मेरा जो था क्या, कि इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म करते हैं, उसका जवाब है इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं जिससे कि जो एग्रीगेट होता है उसकी क्रशिंग वैल्यू हम लोग पता लगा सके। अब दोस्तों, क्रशिंग वैल्यू क्यों हम लोग पता लगा रहे हैं किसी भी एग्रीगेट की, तो मान लो कि ये मैंने रोड बनाया। ठीक है, ये मेरा क्या है, रोड का साइड व्यू अगर मैं आपको बताऊं, तो इस रोड के ऊपर अगर मेरी ये गाड़ी, कोई गाड़ी चल रही थी, ठीक है, ये मेरी कोई गाड़ी मान लो सपोज इस रोड के ऊपर मूव कर रही थी, तो अब क्या होगा, ये गाड़ी जब चलेगी तो इसके जो टायर्स रहेंगे, टायर्स हमारे इसके ऊपर कुछ लोड लगाएंगे इस रोड के ऊपर। तो ये दोस्तों कैसे नेचर का लोड होता है, ये होता है हमारा कंप्रेसिव नेचर का। ठीक है, कंप्रेसिव नेचर का रहेगा, तो यहाँ पर जो भी एग्रीगेट्स मैंने यूज किए हैं, ये एग्रीगेट्स क्या करेंगे, डिफॉर्म होंगे। और डिफॉर्म होने के बाद दोस्तों इनका जो ओरिजिनल शेप और साइज था उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा मुझे। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, जो एग्रीगेट्स थे ये हमारे स्मॉल में मतलब टूटने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो पहले अगर ये इतना बड़ा एग्रीगेट था तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर हमने लोड लगा दिया। लोड किसकी वजह से लग रहा है, जो भी व्हीकल्स मूव करेंगे हमारे रोड के ऊपर उसकी वजह से। तो दोस्तों, मैं क्या ये जो एग्रीगेट यहां पर यूज किया हूं, इस एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि जब कभी भी मैं रोड बनाता हूं तो रोड बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर मैं वहां पर एक घटिया क्वालिटी का एग्रीगेट यूज करूंगा तो रोड की जो सर्विस लाइफ रहेगी वो बहुत कम रहेगी, बहुत कम टाइम में ही रोड खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कॉस्ट वहां पर खर्च किया, बहुत ज्यादा पैसा वहां पर लगा है, तो हम चाहते हैं कि लोड एक लॉन्ग टाइम तक चले। ठीक है, तो इसलिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो कौन सा एग्रीगेट है जिसकी क्रशिंग वैल्यू बहुत अच्छी होगी, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे कि हमारे जो रोड रहेगा उसकी क्या रहेगी, लाइफ ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इस टेस्ट को परफॉर्म क्यों करते हैं, जिससे कि एसीबी हम लोग निकाल सके, डेट इज एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकालने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, पहली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड बात करेंगे कौन सा कोड यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर दो टाइप के कोड यूज होते हैं दोस्तों। एक कोड होता है हमारा 2386, इसका कोड का पार्ट 4 हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा जो कोड रहेगा फ्रेंड्स वो हमारा होता है 383, जो कि स्पेसिफिकेशन बताता है कोर्स और फाइन एग्रीगेट्स की। तो मेरे ख्याल से ये बात ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे, और वो क्या है कि आखिर में कौन कौन से एपरेटस हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो दोस्तों, जिस एपरेटस की जरूरत हमको लगेगी उन एपरेटस के बारे में मैं आपको फटाफट बता देता हूं, देन हम लोग प्रोसीजर की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला एपरेटस रिक्वायर है यहाँ पर, वो है हमारे पास सीव। दोस्तों, हमको इंडियन स्टैंडर्ड सीव की जरूरत लगेगी, जिसकी साइज हमारी कितनी है, एक सीव चाहिए हमको 12.5 mm की, एक चाहिए होती है 10 mm की, और एक चाहिए होती है 2.36 mm की। दोस्तों, इनका कहां पर यूज होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा, जस्ट आपको अभी ध्यान रख लेना है कि ये सारे ऑपरेटर्स की हमको जरूरत लगने वाली है। ठीक है,
दोस्तों ये सारे ऑपरेटर्स आप अपनी लैब के अंदर जरूर देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। फर्दर आगे बात करें फ्रेंड्स और कौन से ऑपरेटर्स हम लोग यूज करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर एक स्टील सिलेंडर का यूज करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग कराएंगे। तो स्टील सिलेंडर में आपको बताऊंगा कैसा दिखता है। इसका डायमीटर दोस्तों 15.2 सेंटीमीटर रखना है, जो कि जनरली देखा गया है कि दोनों साइड से ओपन होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये होता है हमारा स्टील का सिलेंडर। दोस्तों इसका जो डायमीटर दैट इज इनर डायमीटर की अगर मैं बात करूं, तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये 15.2 सेंटीमीटर है मेरी। समझ आया? तो ये स्टील सिलेंडर है जिसका डायमीटर की वैल्यू मैं आपको बता दिया 15.2 सेंटीमीटर का ये होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग एक मेजरिंग सिलेंडर का भी यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर दोस्तों आप इस फोटो में देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो है इसको हमने बोला है मेजरिंग सिलेंडर। क्लियर है? ये है हमारा मेजरिंग सिलेंडर, जिसका जो डायमीटर है दोस्तों, जनरली अगर बात करें हम इस वाले का, तो इसका डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी हाइट जो रहेगी, हाइट हम लोग 18 सेंटीमीटर के समथिंग कंसिडर करके चलते हैं या होती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन है इसका कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर है 11.5 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की हाइट है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि ये मेजरमेंट के काम में आता है, ठीक है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स और कौन सा ऑपरेटर्स है, तो एक प्लंजर होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, ये रखा है आपके सामने, ये वाले ऑपरेटर्स को हमने प्लंजर बोला है। क्लियर है? तो देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से प्लंजर क्या है, तो ये हमारा प्लंजर है फ्रेंड्स। इस प्लंजर का जो डायमीटर है, अगर आप बात करेंगे, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, इसका जो डायमीटर है वो हमारा 12, यहां से अगर बात करें दोस्तों, तो ये 15 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ कि ये जो प्लंजर है इसका डायमीटर कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और एक बेस प्लेट की जरूरत होती है, जो कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर की रखी है, ये हमारी क्या है, बेस प्लेट है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहां तक की जो ऑपरेटर्स जो हमको रिक्वायर्ड थे वो मैं आपको बताया हूं। और कुछ ऑपरेटर्स है जो कि जनरली यूज होते हैं। एक टेम्पिंग रोड हो गया, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पिंग रोड, या फिर हम बात करेंगे किसके लिए यूज होता है दोस्तों, एग्रीगेट को कॉम्पैक्ट करने के काम में ही आता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये मेरी क्या है, टेम्पिंग रोड है। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बैलेंस चाहिए होता है, डेट इज हमको एक वेइंग मशीन चाहिए होती है, जो कि हमारा 1 to 3 kg के समथिंग वेट को मेजर कर सके। क्लियर है? तो ये सारे ऑपरेटर्स थे जो कि आपको रिक्वायर होते हैं क्रशिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जल्दी से एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स आपको जरूरत में लगने वाले। दोस्तों ये हमारा स्टील सिलेंडर, जिसका डायमीटर मैं आपको बता चुका हूं कि इसका डायमीटर कितना होता है। इसका डायमीटर होता है, इनर डायमीटर 15.2 सेंटीमीटर होता है। ये हमारा है दोस्तों प्लंजर, ये है मेजरिंग सिलेंडर, है ना, ये है टेम्पिंग रोड। फिर अगर बात करेंगे, ये है मेरी वेइंग मशीन, और ये मशीन हमको चाहिए होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, सीटीएम, दैट इज क्रशिंग टेस्टिंग मशीन चाहिए होती है, या फिर इसी को यूटीएम के अंदर भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा मशीन से रिक्वायर होती है किसको परफॉर्म करने के लिए, हमारे क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के लिए, तो वहां पर या तो सीटीएम आप यूज करो या फिर यूटीएम यूज करो। सीटीएम हमारी क्या जाएगी दोस्तों, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, और यूटीएम हमारी होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से ऑपरेटर्स की हमको जरूरत लगेगी। अब फ्रेंड्स बात करेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड या फिर सैंपल, कि कौन सा सैंपल हम कैसे ऑब्टेन करेंगे मटेरियल। तो दोस्तों मटेरियल की अगर बात करूं मैं यहां से आपको, तो आपको चाहिए होता है क्या, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट हमको चाहिए। अब कोर्स एग्रीगेट आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, एक मेरे पास थी कितनी, 12.5 mm की सीयू मेरे पास थी, दूसरी मेरे पास थी दोस्तों 10 mm की सीयू। तो यहां पर मैं बहुत सारे एग्रीगेट लेकर आऊंगा, है ना, और इसको यहां से सीव करूंगा, तो जो मटेरियल यहां से तो पास हो जाएगा, और इस पर जाकर जो मटेरियल रिटर्न रह जाएगा, ठीक है, इस पर जाकर जो मटेरियल रिटर्न रह जाएगा, इस वाले को मैं यूज करूंगा, यूज्ड फॉर टेस्टिंग, यूज्ड फॉर टेस्टिंग। समझ गए? तो क्या बोला, कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड है दोस्तों वो है कोर्स एग्रीगेट। कौन सा वाला, जो कि 12.5 mm की सीयू से पास हो जाता है, लेकिन 10 mm की सीयू पर जाकर क्या होगा, रिटेन रह जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो ये मैं लिख कर लाया हूं, कोर्स एग्रीगेट हमको यूज करना है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर की, बिल्कुल बेसिक से।
तो दोस्तों ये प्रोसीजर आप फॉलो कीजिएगा और अपनी लैब के अंदर इस टेस्ट को परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला प्रोसीजर क्या है दोस्तों, सबसे पहली स्टेप होती है वो है क्या कि हम क्या करेंगे, हमारे पास सीव है एक 12.5 mm की और एक सीव है मेरे पास 10 mm की। तो यहाँ पर मैं एग्रीगेट लागूंगा बहुत सारे और पास कर दूंगा, जो कि यहाँ पर जो रिटेन रह जाएगा, रिटेन रह गया, ठीक है, इस वाले को मैं ध्यान में रखूंगा। समझ पाए कि जो कि 12.5 से पास हो जाता है और 10 mm की सीव पर जाकर रिटेन रह जाता है, उसको मैं मटेरियल के तौर पर यूज करूंगा दिस इज मेरे सैंपल के अंदर। फिर बात करेंगे दोस्तों कि जो एग्रीगेट हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। वो एग्रीगेट हमारा ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये ड्राई नहीं है तो इसको मैं ओवन की मदद से ड्राई करूंगा, ओवन ड्राई कराएंगे हम इसको। तो दोस्तों ओवन के अंदर अगर आप इसको ड्राइड कराएंगे, किसको किसको ड्राइड कराओगे, जो कि मेरा 10 mm पर रिटेन रह जाता, 10 mm पर रिटेन रह गया था, ठीक है। इसको ओवन के अंदर ड्राइड कराएंगे और कितने टेम्परेचर पर दोस्तों, आप इसको 100 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको इसको हीट करना है और कम से कम एटलीस्ट 4 घंटे तक आपको हीट करना है इस टेम्परेचर पर इसको, ठीक है। तो यहां से जो सैंपल मुझे मिलेगा ओवन ड्राइड सैंपल, उसका यूज करूंगा मैं फर्दर टेस्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नोट किया है कि हमको अगर जो हमने टेस्ट के लिए जो सैंपल यूज किया वो ओवन ड्राइड है, तो वहां पर आपको 4 घंटे तक उसको ड्राई करना है। 4 घंटे से ना ज्यादा ना कम, और ऑलमोस्ट आप 4 आवर्स तक उसको ड्राई कीजिएगा ओवन के अंदर। और टेम्परेचर इतना आप मेंटेन करना, टेम्परेचर इतना मेंटेन करना, देन उसके बाद उसको दोस्तों आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। क्या बोला, रूम टेम्परेचर पर आप उसको ठंडा होने दें। जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता उस पर आपको टेस्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। यहां तक की प्रोसेस क्लियर हुई कि सबसे पहले हमको 12.5 mm और 10 mm की सील से उसको पास कराना है। 10 mm पर जो रिटेन रहेगा उसको फिर हमको ओवन ड्राई बनाना है। ओवन ड्राई बनाने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये जो मेजरिंग सिलेंडर है, क्या बोला है, ये जो मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर दोस्तों ये सैंपल मानो ये मेरा कौन सा सैंपल था, ये मेरा ओवन ड्राइड सैंपल था। ओवन ड्राइड, क्या बोला मैं इसको, ओवन ड्राइड सैंपल है ये मेरा, ठीक है, ओवन ड्राइड सैंपल है। अब इस ओवन ड्राइड सैंपल को दोस्तों मैं यहाँ पर 3 इक्वल लेयर्स में क्या करूंगा, फिल करूंगा। दैट इज फर्स्ट लेयर में फिल किया, सेकंड लेयर, 3 लेयर। फर्स्ट लेयर में फिल किया दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर ऑफ स्टॉक्स मारूंगा इस स्टैंपिंग रोड की मदद से, आप देख सकते हैं। सेकंड लेयर में फिल किया और उसमें भी 25 नंबर ऑफ स्टॉक्स में लगाऊंगा। ऐसे ही थर्ड वाली में बात करेंगे हम लोग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको हर एक लेयर को लगभग इक्वल साइज की रखनी है, ठीक है। इक्वल साइज में आपको इनको इसके अंदर क्या करना है, एग्रीगेट्स फिल कर देना है, ठीक है। इसके अंदर आपने एग्रीगेट्स इक्वल लेयर में फिल कर दिए हैं। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, कुछ यहां पर हो सकता है कुछ एग्रीगेट्स हमारे ऊपर आ रहे हों, तो आपको इस स्टैंपिंग रोड की ही मदद से इसको आपको हॉरिजॉन्टल कर लेना है या स्ट्रेट करके ये यहां से जो भी एक्सेस एग्रीगेट है इनको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर में यही करने वाले हैं कि जो भी ओवन ड्राइड सैंपल था उसको आपको 3 लेयर के अंदर इस मेजरिंग जो स्टील सिलेंडर है इसके अंदर भर देना है और हर एक लेयर को 3 लेयर में आपको फिल करना है और हर एक लेयर को 25 नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आपको देना है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे अगर, तो ये लिखा हुआ है कि द सिलेंडर शैल बी फिल्ड इन 3 layers of approximately equal depth, each layer being tamped 25 times with the rounded end of the tamping rod। दोस्तों टेम्पिंग रोड के 2 एंड से एक हमारा ऐसा एंड होता है दैट इज फ्लैट होता है और दूसरा मेरा इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मेरी टेम्पिंग रोड है, ठीक है। तो आपको जनरली इस वाले एंड से इसको टेम्प करना होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और फाइनली आप उसको लेवल्ड ऑफ कर देंगे यूजिंग टेम्पिंग रोड एज एन स्ट्रेट एज की तरह। क्लियर हुआ ये प्रोसीजर। अब फ्रेंड्स आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने इसके अंदर भरा था, इसको क्लियर करने के बाद इसके अंदर जो भी वेट था दोस्तों, इसका वेट हम लोग मेजर करेंगे और इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट मेजर कर दो या फिर आप जीरो जो वेइंग मशीन है उस पर जीरो कर दो और ये जो प्लेट है इस प्लेट के ऊपर इसके अंदर से जो भी एग्रीगेट है उस सारे एग्रीगेट को यहाँ पर डाल दो। डालने के बाद इसका जो वेट है इसको W1 आप बोल देना, ठीक है। तो वो ये स्टेप में मैं लिखा हूं कि द वेट ऑफ द मटेरियल कंप्राइजिंग द टेस्ट सैंपल बी मेजर्ड W1 एंड द सेम वेट ऑफ टेस्ट सैंपल कैन बी टेकन फॉर रिपीट टेस्ट। दोस्तों हम लोग इसके अंदर अलग अलग ट्रायल्स परफॉर्म करेंगे। जनरली 3 ट्रायल्स देके जाते हैं और उन तीनों ट्रायल्स का एवरेज हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, दैट इज क्रशिंग वैल्यू,
जो भी रहेगी दैट इज एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, वो तीनों टेस्ट का एवरेज हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जितना मटेरियल हमारे इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिल हुआ है उसका वेट हमने क्या बोल दिया, W1 बोल दिया है। क्लियर है? तो ये यहां तक की स्टेप मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों क्या करना है, इसको जो हमारा सिलेंडर था दैट इज मेजरिंग सिलेंडर जो था, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर से इसको अब जो हमारा टेस्ट सैंपल होता है उसके अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो क्या करना है आपको कि ये, जैसे कि मैं दूसरे उससे बताता हूं आपको, ये वाला जो प्रोसेस है अब आपको ये परफॉर्म करना है कि ये सिलेंडर से आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी आप फिल किए थे उसको उठा के इस वाले के अंदर डाल देना है और एक ही बार में आपको इसके अंदर डालना है और इसको 15 स्ट्रोक्स आप दे दो। ठीक है, सॉरी 25 स्ट्रोक्स इसके अंदर आपको दे देना है। इसको यहां से लाए और इसके अंदर आपने इसको डाल दिया। अब एग्रीगेट को यहां पर डाल के आपने 25 स्ट्रोक्स दे दिए। अब ये जो प्लंजर है इस प्लंजर को उठा के इसके ऊपर लगा दो। प्लंजर को उठा के आपने इसके ऊपर लगा दिया और अच्छे से थोड़ा सा उसको शेक कर दो जिससे कि जो भी एयरवेट्स प्रेजेंट है वो सब रिमूव हो जाए। ठीक है, अब ये प्रोसेस करने के बाद इस पूरी असेंबली को आप उठाओ। क्या करें, पूरी असेंबली को आप उठा के पूरी असेंबली को, जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस फिगर में देखें, पूरी असेंबली को आपने यहाँ से जमाया और ये टेस्टिंग मशीन के अंदर लाके रख दिया। ठीक है, ये मेरा सिलेंडर है दोस्तों, ये मेरा प्लंजर है और ऊपर से और नीचे दोनों साइड से आपने इसको मशीन के अंदर रख दिया। ये मशीन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर आपको ये सैंपल रख देना है और यहाँ से आपको लोड लगाना है। जैसे आप यहाँ पर लोड लगाओगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रीडिंग मिलेगी। आपको लोड इस तरह से लगाना है कि आपको 4 किलो न्यूटन पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 4 किलो न्यूटन के हिसाब से लोड बढ़ाना है। और मैक्सिमम जो लोड रहेगा दोस्तों वो 40 किलो न्यूटन आपको अचीव कर लेना है विद इन, या बोलूं मैं इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर आपको 40 किलो न्यूटन का लोड अचीव कर लेना है। ठीक है, तो ये जो मैं बात बोला हूं वो यहाँ पर मैं लिखा हूं, इस वाले में देखेंगे अगर आप ध्यान से तो ये जो स्टेप है यहाँ पर लिख के लाया हूं। देखो कि द apparatus with test sample and the plunger in position shall then be placed between the plates of the testing machine। ये हमारी टेस्टिंग मशीन की प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट मेरी ये है। ठीक है, प्लेस बिटवीन टेस्टिंग मशीन एंड लोडेड एक्ट टू एक्ट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट दोस्तों 4 किलो न्यूटन पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर लोड लगेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, इस तरह से लोड लगेगा यूनिफॉर्मली दोस्तों कि 10 मिनट के अंदर, क्या बोला, 10 मिनट्स के अंदर वो 40 किलो न्यूटन लोड पर रीच हो जाए। और जैसे ही यहाँ पर हमारा 40 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर रीच हो जाएगा, हम लोग मशीन को बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बंद करने के बाद हम लोगों यहाँ से जो भी हमको क्रश्ड, क्या बोला इसको, मैं बोलता हूँ क्रश्ड एग्रीगेट्स जो मिलेंगे, इसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब 2.36 mm की सीव पर लाकर यहाँ पर गिरा दूंगा। ठीक है, अब गिराऊंगा तो इसके नीचे से कुछ फाइनर पास होगा। ठीक है, ये फाइन फ्रैक्शन पास हुआ, फाइन फ्रैक्शन पास हो गया होगा। इस फाइन फ्रैक्शन को मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका वेट ले लूंगा, मान लो इसका वेट W2 आया। ठीक है, तो क्या बोला प्रोसीजर में कि इसको आप जो क्रश्ड एग्रीगेट इसको 2.36 mm से पास करेंगे और यहां से जो भी पास होगी दोस्तों 1 मिनट तक शेक करूंगा। शेक फॉर 1 मिनट, शेक फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक मैं इसको शेक करते जाऊंगा और यहां से जो भी मुझे वेट मिलेगा नीचे फाइनर फ्रैक्शन का, फाइनर पार्टिकल का, उसका वेट मैं W2 बोल दूंगा। ठीक है, तो यहां तक की मेरे ख्याल से बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो सेम चीज यहां पर लिखा है कि द लोड शैल बी रिलीज्ड इन द होल मटेरियल removed from the cylinder and sieved on 2.36 mm sieve for the standard test। ठीक है, एंड बात करेंगे तो उसका जो फ्रैक्शन पासिंग द sieve shall be measured as W2 की तरह मेजर कर देंगे। अब दोस्तों जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होती है ये हमारी होती है W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू ऑफ 100। W2 क्या है दोस्तों कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल पास्ड 2.36 mm एंड W1 क्या है दोस्तों, ओवन ड्राइड वेट, ओवन ड्राइड weight of aggregate retained on 10 mm sieve पर। ठीक है, तो ये होता है मेरा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। क्लियर हुआ? इसी को दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की इस तरह से निकालेंगे W2 बाय W1 इंटू 100। और ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि 30% मान लो, ठीक है, 10% हो गया, 40% हो गया, तो इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है।
फर्दर बात करें फ्रेंड्स दोस्तों, यहाँ पर W2 और W1 को मैं लिखा W1 वेट इन ग्राम ऑफ सेचुरेटेड सरफेस ड्राई सैंपल, या फिर मैं बोलूँ O1 ड्राइड सैंपल, क्लियर है, जो कि हमने फर्स्ट बार में मेजर किया था। और W2 क्या हो गया फ्रेंड्स मेरा, W2 हो गया मेरा वेट इन ग्राम ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 2.36 mm सीव से पास होने वाले को बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा, किसी किसी किताब के अंदर ये आपको इस तरह से भी दिया जाता है W2 अपॉन, अगर मैं बात करूं W1 माइनस W3, इस तरह से बताया जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है ना, अपन ने जो वेट W1 लिया है वो केवल और केवल क्या है, वेट ऑफ एग्रीगेट है केवल और केवल। यहां पर जो ये W1 ले रहे थे, ये इस केस में, ये जो W1 है अपना, वो केवल ये वाला है। और इस केस में जो अगर ऐसा फॉर्मूला कहीं दिया जाता है तो वो ये W1 जो वेट लेते हैं वो वेट ऑफ एग्रीगेट है ना, प्लस जो मोल्ड रहता है, मेजरिंग मोल्ड होता है, ठीक है। और W3 जो वेट होता है वो मेजरिंग मोल्ड का वेट होता है, इसलिए वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब दोनों का सेम ही, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ये वाला फॉर्मूला आप बताएं और कहीं कहीं पर ये यूज किया गया है, तो वहां पर आपको टर्मोलॉजीज का ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं बातें जो कि हमको IS कोड सजेस्ट करता है। जैसे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड कि जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होती है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो रहती है नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये शाल नॉट बी ग्रेटर देन 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो रहेगी सरफेस कोर्स के लिए, अगर हम बात करेंगे सरफेस कोर्स के लिए अगर मैं बात करता हूं तो शाल नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट 30%। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती, ठीक है दोस्तों। यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्रशिंग वैल्यू टेस्ट हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर टेस्ट के ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बनाए हुए जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, और आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।